दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और तारीखें लगातार बदलती ही जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हो गई 8 तारीख, यानी 8 नवंबर। और आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने पहली बार, उसके बाद 2016 में उन्होंने नोटबंदी की थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुझे इंटरव्यू देना था। 2013 का इंटरव्यू देना था। 2013 का इंटरव्यू देना था तो उसमें कैश नहीं मिल पा रहा था। पैसे की बड़ी शॉर्टेज होती थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने पैसा होते हुए भी अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। ये स्थिति उस समय बन गई थी। नोटबंदी के चलते नोट बदलने वालों का एक समूह लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़ा हो जाता था। कुछ अमीर लोग दे देते थे कि हमारा पैसा बदल दो, इतना पैसा बदल दो, इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें चलती थी। सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे। दोस्तों, उस समय जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, वहाँ पे गहना जमा कराया जा रहा था कि गहना जमा कर दो और जब आपका चयन हो जाएगा तो आप 1.5 लाख दे करके अपना गहना वापस ले जाना। इस प्रकार का भ्रष्टाचार था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में। उसके बाद आई योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहले टेबल के ऊपर से वहाँ लिया जाता था, अभी टेबल के नीचे से लिया जा रहा है। बस फ़र्क यही आया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आ गई। सरकारें बदलती रही हैं, सरकारें आती रही हैं, लेकिन राजनीति के जरिए सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं का शोषण करने का अतिरिक्त कुछ नहीं किया है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि आप मेंबर हो करके आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मैं इस प्रकार की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि युवाओं के बारे में जो नहीं सोचेगा तो उसके लिए हमारे ऐसे वचन निकलेंगे, है ना। और रही बात ये कि अगर तुलना की जाए तो कम से कम नहीं है, पूर्ववर्ती सपा की सरकार से कम भाजपा की सरकार इतनी तो अच्छी है कि युवाओं के हित के बारे में वो सोचती। कहीं कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियाँ ज़रूर इससे भी हो जा रही हैं, भर्तियाँ जो लेट हो जा रही हैं, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आयत वाली कहावत बीजेपी के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम जो अलग अलग आयोग भर्तियों की ब्लैकमेलिंग के अड्डे बने हुए थे, उन संस्थाओं को एक में मर्ज करके, एक में विलय करके उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा बेरोजगारों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और मैं तो सुझाव मांगा गया था, तो सुझाव मैंने भी ये दिया कि सरकारी नौकरियां जितनी उत्तम हो कम कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को आप संविदा बेस पे रखिए, रिन्यूअल करते जाइए, नौकरी ना जाए उनकी, प्राइवेट वो संविदा बेस पे ही काम करें, लेकिन उनको नौकरी चाहिए। अभी कोई युवा जो बीएड कर चुका है, उस युवा को नौकरी की आवश्यकता पड़े और लगे हाथ उसको 10,000 12,000 की नौकरी मिल जाए, तो कम से कम वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकता है, तैयारी अपनी कर सकता है और अपनी कुछ आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकता है। लेकिन जब युवा किसी प्रकार कोई नौकरी नहीं पाता तो उसके मन में एक अवसाद उत्पन्न होता है और वो अवसाद बाद में उसके जीवन को भी ले जाने का कार्य करता है, निकल जाने का काम करता है। मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से इन चीज़ों पे फैसला होना चाहिए और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव मांगा था, सुझाव हम लोगों ने दिया भी है कि आप सरकारी नौकरियों के मकड़ जाल के कारण से इस प्रकार का कार्य न करें। तो उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सारा कैलेंडर बन चुका है। उन्होंने कैलेंडर मैंने स्वयं अपनी आंखों से भी देखा है, परीक्षा का कैलेंडर बन चुका है। दिसंबर माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। आप लोग भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, आपको स्वयं दिख जाएगा, उसमें बोलने वाली बात नहीं है। कुछ लोग रोज़ ये डायलॉगबाजी मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे कर रहे हैं कि
ये फलाना न्यूज़ चैनल वाला ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मैं ये देख रहा हूँ लगातार एएसएम न्यूज़ पे जो आप लोगों की रुचि है हल्की सी कम है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एएसएम न्यूज़ का पैटर्न बदल रहा है। अब आपको उस पर पॉलिटिक्स की खबरें अधिक मिलेंगी, है ना। तो राजनीति की खबरों के लिए तैयार हो जाइए एएसएम न्यूज़ पे, है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एएसएम न्यूज़ ने अपना कारनामा पूरा किया है, कार्यकाल पूरा किया है, जो इस समय एक मजबूत चैनल के रूप में भी बन के उभर रहा है, आने वाले दिनों में आपको स्वयं दिख जाएगा क्या शक्ति रही है इसकी। दोस्तों, परीक्षा कैलेंडर की बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि 25 दिसंबर के पश्चात परीक्षाएं संपादित होंगी। इनमें टीजीटी की परीक्षा 3 चरणों में और पीजीटी की परीक्षा 2 चरणों में संपादित होगी। 27, 28, 29 ये आपकी टीजीटी संपन्न होगी और 30-31 दिसंबर को आपके प्रवक्ता का पेपर सॉल्व होगा, कंप्लीट होगा। यानी सॉल्व होगा का मतलब ये कि आप हल करेंगे वहाँ जा कर के। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है और हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। हमारे वकील साहब जो केस लड़ रहे हैं इस समय वो सीरियस हैं और उनके लिए दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। हार्ट की बीमारी ईश्वर जिसको भी देता है निश्चित रूप से वो बहुत ही रिस्की होता है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी रिस्की है ना। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कभी ज़िंदगी में हार्ट के पेशेंट मत बनना मेरे भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है। और अगर पुत्र नालायक हो जाए तो इसी प्रकार की बातें होती हैं। वकील साहब के पुत्र जो हैं निश्चित रूप से बहुत नालायक और ऐसे निकम्मे और ऐसे कायरों को पता नहीं भगवान क्यों ऐसे देवता के यहाँ उत्पन्न कर देता है। तो सबका तो फिलहाल अब नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि सीरियस मैटर ज़रूर है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं। आपके मैटर को की सुनवाई के लिए हमने दूसरे वकील को भी हायर किया है जो कि आपके मैटर को देखेंगे गंभीरतापूर्वक, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी इन सभी भर्तियों के लिए जो एक आपका थीम, जो आपकी एक थीम बनी है, एक चार्ट बना है, जो एक जिसको एक कैलेंडर कहते हैं दोस्तों, इसमें टीजीटी परीक्षा को भी स्थान मिल गया है, प्रवक्ता को भी मिल गया है, नए विज्ञापन आने की तिथि को भी घोषित कर दिया गया है। 7 जनवरी 2025 को आपका नया विज्ञापन टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, प्रधानाचार्य भर्ती के लिए भी, एलटी भर्ती के लिए भी, सबका एक साथ जारी होगा। और 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी फार्म भरने की, है ना। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 मार्च को आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी होगा और 10 मार्च को आप लोगों का पेपर शुरू होगा। याद रखिएगा 10 मार्च को आपका पेपर शुरू होगा। तो आपके लिए नई वैकेंसी में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। 27,000 की भर्ती है। हम लोगों ने अनुरोध किया कि पूरे 27,000 पर न निकाला जाए, 2 चरणों में निकाला जाए, जिसे युवा एक में वंचित हो जाए तो दूसरे में अच्छा प्रयास कर ले। इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है और अगर 2 चरणों में निकलती है भर्तियाँ तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए काफ़ी लाभ कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए, कहे एक ही चरण में आने दीजिए, 27,000 की वैकेंसी आ रही तो 27,000 की वैकेंसी काफ़ी काम करेगी। अरे यार 15,000 करके निकलवा दें तो क्या हर्ज है ना। 15,000 एक बार आ जाए, 13,000 एक बार आ जाए, सही है कि नहीं है ना। 15,000 एक बार आ जाए और आपकी लगभग 13,000 वैकेंसी एक बार आ जाए। लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है ना 12,000-12,500 बनता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो है ना इधर आपका 15,000 ये आ जाए और अगर 12,000 जोड़ते हैं तो 27,000 हो जाती है। तो 27,995 पोस्ट है, तो लगभग 13,000 पोस्ट आपकी दूसरे फेज में आएगी। 2 चरणों में भर्ती होने से आपको फ़ायदा है, इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप 2 चरणों की भर्ती को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरे चरण की भर्ती का और परीक्षा का जो रिजल्ट है
वो रिजल्ट आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, वो रिजल्ट आप लोगों का जो है जारी करेंगे वो 1 मई को करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आ चुका है और यही कार्यक्रम आपका रहेगा। चूँकि आचार संहिता लगी है तो 24 को जैसे ही मतगणना 23 को संपन्न हो जाती है, 24 तारीख को इस मतगणना के पश्चात आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ना तो कोर्ट इस पर सुनता है ना कोई, क्योंकि इसमें संवैधानिक संस्था होने के नाते निर्वाचन आयोग के पास में अधिकार होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। तो कोई हिलावली नहीं कर सकता, किसी प्रकार की कोई ओछी हरकत नहीं कर सकता, है ना। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग को सरकार ने खरीद लिया, तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। जैसे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि अदालतों को कोई नहीं खरीद सकता, उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग को भी कोई नहीं खरीद सकता। सीधी सी बात है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, शिक्षा जगत की संपूर्ण खबरें आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही मिलती हैं। रही बात यह कि आलोचक, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलोचना तो एक स्वस्थ आलोचना अच्छी बात होती है ना। और लोगों के मन में तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बकवास बातें, जिससे कोई फ़र्क हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं वह सब सही समय से हो जाएं, आप लोगों का हला भला हो जाए, बस हमारे लिए यही बहुत है। और जैसा कि आप सभी लोग कट ऑफ मेरिट जानना चाह रहे थे, किसी जो ये सिपाही भर्ती का रिजल्ट तैयार हुआ है, वो कट ऑफ मेरिट क्या जा सकती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल भर्ती है तो कट ऑफ मेरिट क्या जाएगा, इसके बारे में आपको बता दूँ। जो लिस्ट आई हुई है संभावित कट ऑफ मेरिट की, उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है मैं बताना चाहूँगा। जान लीजिए कि 300 अंक का ये पेपर हुआ था। 185 से 195 के बीच में जनरल वर्ग की कट ऑफ मेरिट रह सकती है। और अन्य विषयों के लिए ध्यान दीजिए, सामान्य वर्ग के लिए कुल 300 में से 185 से 195, अन्य विषयों के लिए, अन्य वर्गों के लिए 175 से 180, यानी ओबीसी के लिए 175 से 180, और अनुसूचित जाति के लिए 150 से 155, अनुसूचित जनजाति के लिए 115 से 120 कट ऑफ रह सकती है। और कट ऑफ मेरिट निश्चित रूप से आप लोगों की बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। इसका रिजल्ट भी आप लोगों का 24 जब तक जारी हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कोचिंग संस्थानों की अपेक्षा आप लोग हमारे नोट्स की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आपने, है ना, ज़बरदस्त तरीके से, है ना, हाँ, जिस तरीके से आपने ज़बरदस्त तरीके से नोट्स खरीदा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, रोहित शर्मा भारत के अच्छे कप्तानों में से एक है, लेकिन एक असफलता कप्तान को कमज़ोर कर देती है। अब एक सीरीज में नहीं चल पाए तो कप्तान बदलने की भी चर्चा हो रही है ना। रोहित के विकल्प की तलाश शुरू, बीसीसीआई ने बदला प्लान। दिग्गज की दोबारा हो सकती है एंट्री, कप्तानी का दावेदार है। कौन कप्तानी का दावेदार है भाई, देखा जाए थोड़ा सा तो न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद ऐसे संकेत मिला कि 37 साल के रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तरह फेल रहे हैं। 6 पारियों में 91 रन बना पाए। रोहित शर्मा की फार्म, फिटनेस और उम्र ने शायद बीसीसीआई को ऐसे खिलाड़ी की पहचान के लिए मजबूर किया जो न सिर्फ ओपनिंग करता है बल्कि कप्तानी भी संभाल सके। अच्छा, देखिए अब किसको देते हैं। और केएल राहुल के लिए चल रही अलग प्लानिंग है। पहली नज़र में केएल राहुल और ध्रुव जुरैल को बाकी टीम में से पहले भेजने की वजह यही मानी जा रही है। अब वही है, केएल राहुल जैसा प्लेयर अगर कप्तान बन जाए तो अपने आप में आश्चर्य है। केएल राहुल का सपोर्ट ही क्यों, है ना। केएल राहुल को ही पहले ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजा गया, इसकी वजह साफ है। राहुल को कोच राहुल द्रविड़ के ज़माने से टीम मैनेजमेंट बैक करती रही है। उन्हें टीम बनाए रखने के लिए विकेट ऊपर बैटर के रूप में खिलाया गया। सरफराज की 150 रन की पारी के बाद 5वें-6वें नंबर पर राहुल की जगह निश्चित हो गई, जबकि राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बोर्ड कप्तान की रेस में रखता है। अच्छा,
खासकर वनडे और टेस्ट मैचों में। अगर रोहित कप्तानी छोड़े या उन्हें हटाना पड़े, है ना, तो इनको कप्तानी के तौर पे रख सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, शुभमन गिल कप्तानी के दावेदार हैं, है ना। लेकिन अश्विन और बुमराह का हर मैच में खेलना मुश्किल होता है। पंत चोट से वापसी कर रहे हैं, बोर्ड उन्हें जल्दी बड़ी जिम्मेदारी से देना से बचना चाहेगा। गिल को कप्तानी देना भी शायद जल्दबाजी हुई, इसीलिए टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वे बतौर ओपनर टीम में पक्की जगह कर पाए तो कप्तानी तगड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं तो कहूँगा कि केएल राहुल हमेशा असफल रहे हैं। कप्तानी तो छोड़िए, इनकी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन गजब के लोग हैं, टीम को गर्त में गिराने की कोशिश न की जाए, यही हमारा कहना है। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक सारा चीज़ करना है, परेशान ना हो। आप लोगों को बहुत जल्दी ही परीक्षा कैलेंडर मिलेगा। जैसे इतना वेट कर लिए, वैसे कुछ दिन और सही। 23 तारीख भी दूर नहीं है, 23 तारीख को मतगणना हो जाएगी, 24 को आपका पूरा कार्यक्रम आ जाएगा। रही बात यह कि तेज़ी से जुड़िए हमारे चैनल के साथ में, और एक ही चैनल नहीं, जितने चैनल हैं सबसे जुड़िए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब करवाते हैं, जोड़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, अनसब्सक्राइब करा देते हैं, फिर उन्हीं का जुड़वाते हैं, फिर उन्हें सब्सक्राइब कराते हैं। तो इस प्रकार काम ना करें। इला वाली इसमें मैसेज आ जाता है हमारे पास, किसने सब्सक्राइब किया, किसने अनसब्सक्राइब किया। तो जोड़ें तो ठीक से जोड़ें, जिससे कि आपके बंद भी ना पिटे और आपका काम भी हो जाए। छूट आपको मिलेगी, लेकिन आप कृपया इस तरीके से काम न करें जिससे आप लोगों को, यही बात है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़े हमें कि आपने सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब करने के बाद इस प्रकार का कार्य कर दिया। तो ऐसा काम ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा, है ना, क्योंकि ये न्यूज़ का एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मैं सबकी अपडेट देना अच्छे समझता हूँ। 80,000 का निवेश करें और 5 साल में पाएँ लाखों गारंटी। पूरी जानकारी लीजिएगा। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम की तलाश कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग सुरक्षित निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे ब्याज भी आपको ज़्यादा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में सरकार 7.7% की ब्याज दर प्रदान कर रही है। यह ब्याज दर अप्रैल से जून 2024 की तिमाही के लिए तय की गई। इस दर में वृद्धि की संभावना होती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। इस योजना में निवेश करना बहुत आसान है। आपको बस अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एक खाता खुलवाना होता है। इसमें न्यूनतम 1,000 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है, जो अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं। अगर आप अपनी ज़रूरत और क्षमता के अनुसार इसमें जितना निवेश करना चाहें उतना कर सकते हैं। इस योजना में आपको लंबे समय तक निवेश करने पर सुरक्षित और अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप नेशनल सेविंग अकाउंट स्कीम में 80,000 का निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद आपको 7.7% ब्याज दर पर कुल 1,15,923 रुपये मिलेंगे। इस राशि में 35,923 का ब्याज रिटर्न के रूप में मिलेगा। इस तरह से यह योजना छोटे निवेशकों के लिए आकर्षक और फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि यहाँ आपको, है ना, आपको अच्छा ब्याज मिलता है और आपकी राशि सुरक्षित रहती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का एक और बड़ा फ़ायदा है कि इसमें निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। अगर आयकर के अधिनियम की धारा 80 के सी के तहत आप स्कीम में निवेश की गई राशि पर टैक्स बचा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप एनएससी अवश्य कराएं। एनएससी बहुत ही अच्छा विकल्प है। और एक बड़ा बढ़िया अमृत योजना आई हुई है एसबीआई की और विभिन्न बैंकों की। 444 दिन की एफडी है। अगर आप कराएं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है ना। तो आप उसमें भी अप्लाई करें। मेरे चैनल पे अब आप लोगों को कुछ निवेश इतिहास से रिलेटेड भी वीडियो मिला करेगा। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेहतर आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
सभी भर्तियों का सब पूरा खाका बन चुका है। बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए भर्तियाँ आ जाएंगी और आप लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिल शुरू